के अलावा कॉलेजों में भी प्रोफेसरशिप और यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में सीनियर प्रोफेसरशिप का प्रावधान आया सीएस के माध्यम से। और 2019 आते आते ऐसी सिचुएशन आई जब हमारे यहाँ ऑर्डिनेंस अमेंड हुए कि अब दोनों काम आगे तेज स्पीड से बढ़ने चाहिए। लेकिन फिर वही कभी एडहॉक का कोई विषय उठा देना, कभी कोई और चीजों को उठा देना, कभी प्राइवेटाइजेशन के नाम पे, कभी किसी और के नाम पे विषय को भटका करके मेन विषयों से दूर रखना। और ऑर्डिनेंस अमेंड के बाद में स्थिति जब 2019 के बाद में बननी शुरू हुई, जहां पर नियुक्ति प्रक्रिया और प्रमोशन को साइमल्टेनियसली चलना था, क्योंकि बहुत केयरफुली ऑर्डिनेंस को अमेंड करते हुए भी और यूजीसी रेगुलेशन में ये प्रावधान किया गया था। और आप मैच भी कर सकते हैं कि जो सिलेक्शन कमेटी असिस्टेंट प्रोफेसर की अपॉइंटमेंट की कॉलेजों में है, सेम बिल्कुल कंपोजिशन एसोसिएट प्रोफेसर की और प्रोफेसर की भी रखी गई। आइडिया उसके पीछे यही था उस समय कि भाई दोनों चीजों को साइमल्टेनियसली चलना है। लेकिन कोविड की वजह से फिर यह स्थिति हुई कि अपॉइंटमेंट का काम, क्योंकि उसमें पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट इंटरव्यू बहुत लंबा साथियों को रहता है, तो प्रमोशन की प्रक्रिया को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। प्रमोशनें हुई, उसमें आपके सामने उसके रिजल्ट हैं। 10,000 से ऊपर यूनिट प्रमोशन 4,000 शिक्षक साथियों की हुई, क्योंकि एक एक ही 4-4 में आपके महाविद्यालय में भी लोग असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड लेवल 10 से लेवल 14 तक पहुंचे 2 या 3 महीनों के अंदर। और मुझे उम्मीद है, पता नहीं मेरे को सिचुएशन का, कि ज्यादातर लोगों को उसका एरिया भी मिल गया होगा, लेकिन कुछ महाविद्यालयों में अगर नहीं मिला है तो उसका भी पूरा प्रावधान कर दिया गया ताकि वो सब लोगों को मिल जाए उनका अधिकार। तो इसका मतलब ये है कि चीजें एक डायरेक्शन में चलनी तो शुरू हुई। फिर 2019 में लोग तो यही कहते रहे कि आप ही की सरकार के द्वारा, इसको मना भी नहीं कर सकते, सरकार तो हम सबकी होती, लेकिन आपकी सरकार के द्वारा जिस वाइस चांसलर था तो उसने चीजों को क्यों रोका, और रोका भी तो उसका विरोध कौन लोग कर रहे थे, उसका साथ कौन लोग दे रहे थे, वो उस दिन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया जिस दिन 28 अगस्त की रात को किन लोगों के साथ मिलकर के डूटा के इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए 2019 के अंदर एक वाइस चांसलर ने पत्र निकाला और अफरा तफरी का माहौल किया और अनसर्टेनिटी दोबारा पैदा किया। और बाद में उसी लेटर को जब विड्रॉ कराने गए तो और पक्का सबूत मिला कौन किसके साथ है, शिक्षकों के साथ कौन है और प्रशासन के साथ में कौन मिला हुआ है। जब 4 दिसंबर के दिन हम लोगों ने वाइस चांसलर के ऑफिस पे कब्जा किया, हमारे सारे साथी अंदर थे, तो वो कौन से लोग थे जो लोगों को वहां हाथ जोड़ के कह रहे थे हेरिटेज बिल्डिंग के नाम पे या तमाम ऐसे गड़बड़ हो जाएगी, कृपा करके से खाली करें, इस आंदोलन को खत्म करें। और उसके बाद में नकारा वाइस चांसलर को जाना भी पड़ा। अभी 2021 के अंदर आप लोगों के समर्थन से रेगुलराइजेशन के मुद्दे पे हम लोगों ने डूटा में कार्यभार संभाला और बहुत सारे फैक्ट्स जो जनता के सामने या कम से कम हमारे शिक्षक साथियों के सामने नहीं थे, वो सामने आने शुरू हो गए। पहला उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट था 2013 से 15 में जो लोग हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, उसमें आदित्य जी भी थे और आवादेव भविष्य भी। 2 मेजर डिसीजन एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हुए और ये लोग कुछ खास उसमें कर नहीं पाए, जबकि डूटा भी नहीं की थी और ये लोग इसी में भी थे। पहला, ऑडिट ऑब्जेक्शन के पास सर्विस काउंट 0 दूसरा, जो बड़ा बदलाव जिसके बारे में कभी किसी ने बताया नहीं, एक हमारी शिक्षिका इंग्लिश डिपार्टमेंट एसओएल के अंदर टेम्पररी अपॉइंटेड थी थ्रू प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन सिलेक्शन कमेटी। उन्होंने हाई कोर्ट जाके उमा देवी केस को कोर्ट करते हुए कि मुझे रेगुलराइज कर दिया जाए, इसकी गुहार लगाई। हाई कोर्ट ने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के निर्णय पे छोड़ा कि आपको क्या कहना है। इन लोगों के रहते हुए एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने फैसला किया और 2013 के आप मिनट्स निकाल के देख लीजिए, उसमें कहा यह संभव नहीं। वो बात अलग है कि बाद में आपको बाहर दिखावा करने के लिए ये लोग कहते रहते हैं कि हाँ हम तो एब्जॉर्प्शन के पक्षधर हैं। ये फैक्ट लोगों से छुपाए। हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज इन्हीं लोगों की सहायता से, इन्हीं लोगों की गाइडेंस में
सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने गए, कोई रिलीफ नहीं मिला। फिर हुआ देवी केस को वहां पर दिल्ली विश्वविद्यालय के परिप्रेक्ष्य में उसको नकारा गया, और ऐसे कई और चीजें डेवलप हो रही थी जिसमें कई तरह के केसेस करना और कई तरह से इस नियुक्ति प्रक्रिया को रोकने का या इवन एब्जॉर्प्शन को भी पा लेने के लिए कैसे रोड़ा अटकाना है, उसके लिए लगातार काम हुआ। मैं आपको याद दिला रहा हूं कि जब हमने डूडा में आए तो हमने एब्जॉर्प्शन की मूवमेंट को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। इनको लगा जब दबाव बन रहा है सरकार पे और कोई निर्णय कुछ ना हो जाए, इमीडिएटली एक केरल के सीपीएम के राज्यसभा मेंबर के द्वारा अभी बातचीत शुरू भी नहीं हो पाई है, अभी तो दबाव ही बन रहा है, तो राज्यसभा में ये प्रश्न उठवा दिया कि क्या कोई सरकार ऐसा कोई मतलब बिल लाने वाली है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के सारे ढाकों को परमानेंट करने जा रही है क्या, या जॉब करने जा रही है क्या। तब तक कहीं पे बातचीत अभी शुरू ही नहीं हुई थी, अभी तो दबाव बनना ही शुरू हुआ था हमारा। तो सरकार से ये कि यूजीसी रेगुलेशन के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है करके तब आया, क्योंकि प्रीमेच्योर तरीके से जान करके रोड़ा अटकाने के लिए कार्य किया। इन सब कारगुजारियों के मध्य हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो हम उसी उलझनों में उलझे रहते और सालों की तरह आगे निकलते रहते, लेकिन कितना समय रहता है, क्योंकि हमारे ऊपर तो कई और तरह के नोटिस आने शुरू हो गए थे कि भाई ये जो एडहॉक 2007 में इसी रेजोल्यूशन के माध्यम से लगे हैं, ये 4 महीने से ज्यादा की अपॉइंटमेंट नहीं थी, इनको जिन महाविद्यालयों ने कंटिन्यू करा रखा है, जबकि हमारा ये चाहिए था उस इसी रेजोल्यूशन के हिसाब से कि उनको हटा करके अगर ढौकी चलना है तो कोई दूसरा ढौका यहाँ पे परमानेंट नियुक्तियां हो जाए, तो कोई कोर्ट में जाकर के इसको चैलेंज करे और हमारे फिर दोबारा अफरा तफरी का माहौल बने। तो ऑप्शन बहुत लिमिटेड थी, इसीलिए कंसेंसस से अंत में ये निर्णय हुआ कि हम रेगुलराइजेशन के मेथड में जो रूटीन मेथड है उससे जाएंगे, और इसमें किसी का कोई विरोध नहीं था। कभी नारा भी डूडा ने बदला कि वी विल गो विद द इंटरव्यू प्रोसेस बट वी विल आल्सो ट्राई टू अचीव द जीरो डिस्प्लेसमेंट। यही निर्णय हुआ, सबका यूनानिमस हुआ, फैसले सारे हमारे कार्यकाल में यूनानिमस हुए। इस प्रोसेस में आगे बढ़े। शायद उनकी उम्मीद ये थी कि भाई 200-400 500 अपॉइंटमेंट ज्यादा से ज्यादा होंगे और अफरा तफरी हो जाएगी और फिर चुनाव आ जाएगा, फिर हम इसको बुला लेंगे। परंतु उनको हमारी कार्यशैली के बारे में थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर, जैसा उन्होंने प्रमोशन में अंडर एस्टिमेट किया था कि भाई इसमें तो 10 साल लग जाएंगे और ये प्रोफेसरशिप तो आएगी नहीं, ये तो चली जाएगी, ये तो कोई होने वाले लोग नहीं है, तमाम तरह के वो जो क्वेश्चन मार्क लगाते थे उनको यहाँ भी उम्मीद थी। लेकिन जिनकी नीयत ठीक होती है उनको नियति भी सही मिलती है। ऐसा करके हम जब आगे बढ़े इस प्रोसेस में, आज की तारीख में 2800 से ज्यादा परमानेंट अपॉइंटमेंट इन महाविद्यालयों में पिछले 15 महीने में हुए, और ये 2800 में से 400 कुछ अपॉइंटमेंट तो हैं जो डिपार्टमेंट में हुए हैं और मेडिकल कॉलेज में, और बाकी जो अपॉइंटमेंट हुए वो 2300 कुछ अपॉइंटमेंट हुए हैं कॉलेजेस के, और 2150 लोग वही लोग जो कहीं ना कहीं या उस कॉलेज में या किसी और कॉलेज के अंदर एडहॉक लंबे समय से पढ़ा रहे थे, उन्हीं का रेगुलराइजेशन हुआ साथियों, जो अपने आप में डूडा की एक बहुत बड़ी विजय है। क्योंकि ये संभव ही नहीं हो पा रहा था रोस्टर की वजह से, कहीं पे पोजीशन नहीं है, कहीं पे और कारण है। 700 हमारे पास आंकड़ा है कि 700 से ऊपर लोग तो वैसे भी उसमें से मतलब अपनी जगह पे एब्जॉर्ब हो ही नहीं सकते, क्योंकि वहां पोजीशन ही नहीं थी, ईडब्ल्यूएस के कारण या और तमाम रोस्टर की गलतियों के कारण। तो हमारे पास में भी तब एक ही विकल्प बच गया था कि अगर इस माध्यम से होना है तो हमको कॉलेज एज ए यूनिट में हो सकता उतनी सफलता ना मिले, लेकिन यूनिवर्सिटी एज ए यूनिट के अंदर हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। उसी दिशा में कार्य हुआ। उस प्रोसेस के अंदर हमारे करीब 700 साथियों को अपनी जगह से तो हटना पड़ा, लेकिन सुखद बात यह है कि 450 उनमें से आज दोबारा कहीं ना कहीं और प्लेस हो गए, और आज स्थिति यह है कि करीब 2903 आज सुबह के आंकड़े के हिसाब से 2903 वैकेंसी अभी भरना बाकी है, और केवल 1875 के आसपास शिक्षक उस पर काम कर रहे हैं। मतलब 1000 से ज्यादा वैकेंसी ऐसी हैं, ऐसी पोजीशंस हैं जहां कोई शिक्षक काम नहीं कर रहा, और केवल अगर 12 कॉलेजों का डाटा आप करेंगे तो 650 में से 390 के करीब शिक्षक पढ़ा रहे हैं। अगर हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ा करके से कंप्लीट करा लेते हैं, मुझे पूरी उम्मीद ये है, और डूडा में आप सबकी शक्ति से और आप सबके सहयोग से
और जो आइडिया ऑफ डूटा है कि उसमें हम डीन को भी शामिल कर लें, प्रिंसिपल को भी शामिल कर लें, एक्सपर्ट्स को भी, सभी को शामिल कर लें, प्रशासन को भी शामिल करें और एक बार जो रुका हुआ काम है उस रुके हुए काम को उसके अंतर पहुंचाएं, तो ये ना केवल जो हमारे डिस्प्ले साथी हैं उनके साथ न्याय हो जाएगा, बल्कि लगे हुए भी आ जाएंगे और बाहर से भी लाने पड़ेंगे। तो एक बार के लिए ये इंडिविजुअल लेवल पे सबको कोई रिलीफ की बात तो है ही, मतलब हमारा जो इतना लंबा एडहॉक का स्ट्रगल है तदनवाद के खिलाफ, वो तो अंत होगा ही, लेकिन इसमें डूटा का भी फायदा है, क्योंकि डूटा मूवमेंट भी इससे स्ट्रांग होती है जब हमारे सारे साथी परमानेंट हो जाते हैं और एडहॉकिज्म नाम का जो एक अभिशाप हमारे ऊपर लगा हुआ है उससे हम छुटकारा पाते हैं। प्रमोशंस और अपॉइंटमेंट ये दोनों ऐसे काम थे जो बहुत बड़े दिखने में लगते थे, लेकिन अगर सही तरीके से सही नियत से करे जाए तो हो सकते हैं, संभव होते हैं, हमने करके दिखाया। क्योंकि इसके लिए तैयारी बहुत जरूरी है, सोच बहुत जरूरी है, पॉजिटिव थिंकिंग बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि आपको परमानेंट अपॉइंटमेंट करवाना है, तो क्या आप जाके शुरू करवा देंगे तो परमानेंट अपॉइंटमेंट हो जाएगा? नहीं होगा सर। पहले आपको रोस्टर ऐसा करेक्ट बनाना पड़ेगा जिसको कोई चैलेंज कोर्ट में ना कर सके। तो 2013 के बेस रोस्टर को ठीक करवाना, उसको सही तरीके से लागू करवाना ताकि कोई को चैलेंज ना कर सके, पहला काम ये किया। दूसरा काम, फिर रोस्टर को तो ठीक करा लिया, पोजीशन भी एडवर्टाइज कर दिया, लेकिन फिर जो है जैसी मंशा अधिकारियों की रहती है, प्रशासकों की रहती है, अरे इस सेमेस्टर में तो जो है इंग्लिश की 4 एडवर्टाइज किए थे, अब तो 3 ही की जरूरत है, ये वाला एडवर्टाइजमेंट तो बेकार हो गया, खराब हो गया, कैसे करेंगे? तो ये निर्णय एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कराया कि 176 क्रेडिट के बेसिस के ऊपर एक बार वर्कलोड कैलकुलेट करके सीट डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए। उसका प्रॉपर लेटर कॉलेजों में भिजवाया गया एसीसी के माध्यम से, और एक बार जो आपने सीट डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, अटैचमेंट कर दिया, वर्कलोड कहीं इधर उधर हो भी जाए तो भी वो पोजीशनें एज इट इज आपके महाविद्यालय को भरनी थी। तो जैसे पहले प्रमोशन के अंदर एसओपी बनाना, सारी चीजों को स्ट्रीमलाइन करके फिर प्रोसेस को शुरू कराना ताकि लगातार और जल्द तरीके से वो काम हो सके और न्याय मिल सके, वैसा ही सोच समझ के साथ, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है कि जब हम संघर्ष करते हैं, जब हम जो है कोई बड़ी लड़ाई लड़ते हैं, तो तैयारी भी अपनी पूरी होनी चाहिए, हमारे पास आर्गूमेंट भी सही होने चाहिए और उसकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। उस तैयारी के साथ में हम लोगों ने बहुत सोच समझ के सबके सहयोग से आगे बढ़ रहे हैं, और यही कारण है कि जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करने में आगे हम लोग बढ़ पा रहे हैं। साथियों, मेरा कहना यह है कि ये तो कुछ बिंदु हो गए जिनके ऊपर हमको विचार करना ही चाहिए कि हमने इसको आगे कैसे ठीक। आज की तारीख में प्रमोशन इज ए रूटीन प्रोसेस, अपॉइंटमेंट शुड ऑल्सो बी ए रूटीन प्रोसेस। ये कोई बड़ी बात नहीं है भाई, जितनी वैकेंसी कहीं पे कोई रिटायरमेंट से कोई नया कोर्स आया, किसी भी कारण से जो वैकेंसीज आपको चाहिए उन वैकेंसी को एडवर्टाइज करके हर साल ही अपॉइंटमेंट तो होना ही चाहिए। ये कोई ऐसा काम तो नहीं है कि सालों इंतजार करने के बाद में, और मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूं कि ये उसी तरह से जैसे प्रमोशन चल रहा है, अपॉइंटमेंट का काम भी ऐसे ही इस विश्वविद्यालय में चलेगा जब तक हम इस बात के साथ हम हैं सब इकट्ठा अगर इस बात से कन्विंस, और शिक्षकों ने ये निर्णय कर लिया तो इसके अंदर ऐसे ही ये चलेगा, क्योंकि जब तक हम लोग ही नेगोशिएट करते रहे कहीं ना कहीं किसी कारणों से कि जी कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, 55 होने वाली रिटायरमेंट एज, कभी कोई यूनिवर्सिटी बिकने वाली है, कभी कोई कॉलेज बिकने वाला है, इन विषयों के ऊपर सजग जरूर रहना चाहिए, इसके ऊपर काम करने की भी आवश्यकता। और एनडीटीएफ आपको पूर्णतः विश्वास दिलाता है ऐसा कोई अटेम्प्ट अगर आता है और उसकी कई सुबगाहट में नजर आती है, उसका विरोध करने के लिए डूटा और एनडीए हमेशा तैयार है, और वो हमने करके भी दिखाया है। लेकिन ये प्राइवेटाइजेशन का ही तो मॉडल था ना कि दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स, एनएसआईटी और डीटीयू, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की तरह और एनएसआईटी को लेकर के दिल्ली सरकार क्या कर रही थी? प्राइवेटाइज तो कर रही थी। क्या किया दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को? वहां 7-8 हजार रुपया सालाना या 10,000 रुपये फीस थी, एनएसआईटी में 25,000 रुपये फीस होती थी। जब ये कॉलेज दिल्ली सरकार हो गई और उनकी यूनिवर्सिटी बना दी, आज का फीस स्ट्रक्चर जरा खोल के देखना, वहां 2.5 से 3 लाख रुपए फीस स्ट्रक्चर। ये प्राइवेटाइजेशन ही तो हुआ है। तो इस प्राइवेटाइजेशन का मॉडल तो अभी कॉलेज ऑफ आर्ट पे भी लागू हो रहा था, लेकिन इस बार जो है थोड़ा डूटा के नेतृत्व में बदलाव था, तो कॉलेज ऑफ आर्ट
सरकार के बाहर बोर्ड लगा देने तक से, सुप्रीम कोर्ट के सामने नीले रंग का बोर्ड लगाया कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, उसको बदल करके वापस लगाना पड़ा कॉलेज ऑफ आर्ट्स यूनिवर्सिटी लगाना पड़ा। और वो संभव कैसे हुआ? क्योंकि सही नियत से सही डायरेक्शन में लड़ाई तो पहले भी हो सकती, काम तो पहले भी। जरूरी नहीं है कि नारे लगा करके अगर वापस आ गए तो काम हो जाए। नारे लगाइए, नारे लगाने के बाद में संघर्ष करिए, जहां पर पूरा का पूरा एजुकेशन चाहिए वहां एजुकेशन भी करिए, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं बातचीत करके उसको रिजॉल्व कराने की भी तो ताकत चाहिए। अभी की तारीख में सिचुएशन ये है कि हम कह रहे हैं कि सब कुछ बिक जाएगा। मैं ये कह रहा हूं आपसे, आप इस बात को थोड़ा सोचना कि जब पहले बिकने दिया जिन लोगों ने, तो हो सकता है कोई सरकार क्या केंद्र की हो या दिल्ली की अटेम्प्ट करे, तो केवल किस तरह से वो रुकेगा, जिन्होंने पहले इसको होने दिया वो रोकेंगे, वो लीडरशिप रोकेगी, या जिन्होंने रोक के दिखाया वो रोकेगी, ये असेसमेंट तो आप करना। तो वोट देते समय असेसमेंट पूरा करना। मेरे तो गुरुजन हो आप लोग, और आप लोगों को पूरा विश्वास है कि जो सिखाया है मैं तो वही कर रहा हूं। अगर मेरे में कोई कमी है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी, और अगर जो है हम ठीक डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उसका श्रेय भी आपको है। इस राजधानी कॉलेज को ही इस बात का श्रेय है जो कुछ भी हो रहा है अगर मेरे द्वारा, क्योंकि अगर आपने अपने शिष्य को उसकी गलती सुधारने के लिए सही मौके पे नहीं जिताया तो फिर गलती हो सकती है। लेकिन ये शिष्य आपका इस बात के लिए हमेशा तत्पर है कि जैसे ही आप मुझे बताओगे ये गलत है, यहां सुधार करो, वो सुधार करने के लिए मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। इतना काम हम कर सकते हैं और बिल्कुल ईमानदारी से आगे बढ़ने का भी आपको वादा कर सकते हैं। बहुत सारे काम अभी बाकी हैं। हमें पास सर्विस काउंट कराना, भाई पास सर्विस काउंट ऑडिट ऑब्जेक्शन में 2013-15 में गया, अब उसको वापस लाने के लिए अगर जो लेटेस्ट हमने आपने देखा होगा, अभी मंत्री जी से हमने बात भी की। एक तो हमने ये निर्णय वहां पर एकदम से फॉर्म करवाया और इन प्रेजेंस ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड इंजीनियरिंग सेक्रेटरी के हर शिक्षक को 31 तारीख को तनख्वाह मिलना हर महीने में चाहिए। और उन्होंने कहा कि सरकार के पास ना कोई फंड कटौती है, ना कोई पैसे की कमी है। ये लोग जो भी ब्यूरोक्रेसी में फाइल ऊपर नीचे करते हैं और खूब डांट लगाते हैं। और दूसरी बात जो है कि जिसका जो ड्यू है पैसा वो दीजिए। तीसरी बात उन्होंने कही, सरकार पूरी तरह से बिल्कुल इस पे कमिटेड है। आप 75% भी अपनी सैंक्शन पोस्टों का पूरे विश्वविद्यालय में नियुक्तियां कर लीजिए। हम आपको ईडब्ल्यूएस की जो रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी ने जस्टिफाई करके हमारे ऑलरेडी भेज चुके हैं, जिसमें आपके कॉलेज में 42 सीटें मांगी है। 42 सीटें आपने ईडब्ल्यूएस की मांगी। आपके यहाँ पर जैसे 75% नियुक्तियां हो जाए और भी जगह हो जाए, ओवरऑल में भी हो जाए। उन्होंने कहा कि 4 ईयर की भी है, ईडब्ल्यूएस एक्सपेंशन का भी प्रेशर है आप लोगों पे, और कोई शिक्षक को कोई और चीज रिप्लेस भी कर सकती है। उन्होंने कहा मैं इस बात से पूरी तरह 100% कन्विंस हूं और ऑन रिकॉर्ड का आप मुझे कोट कर सकते हैं। इन सब बातों के लिए उन्होंने कहा मुझे कोट कर सकते हैं कि मेरी ये कमिटमेंट है कि हम आपको ईडब्ल्यूएस एक्सपेंशन सीटें जल्द से जल्द देंगे। लेकिन आप भरिए तो सही, ये नहीं आप कह सकते कि आप सीटें लेकर के उसके ऊपर और तदर्थ बढ़ाएं। सेकेंड ट्रांचे की पोजीशन पे उन्होंने मुझे याद दिलाया कि भाई जी आपने 19 के अंदर दबाव डाला कि हमारी बहुत रिक्वायरमेंट है और हम परमानेंट अपॉइंटमेंट में जाने वाले हैं, यहाँ रोस्टर की वजह से और तमाम वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन आपने किया क्या कि परमानेंट अपॉइंटमेंट तो 22 तक नहीं किया, 3 साल में उसके ऊपर और एक जबरदस्त फौज जो है तदर्थों में खड़ी की। क्या लगे मैं किसी शिक्षक के खिलाफ नहीं, लेकिन मैं तदर्थवाद के तो खिलाफ हूं। आपके पास हम परमानेंट पोस्ट भरने को कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आपके पास 1000 खाली वैकेंसी है, आपने भरी ना, हमने रोका तो नहीं आपको। उस कारण से, प्रमोशनों के कारण से, उनके कारण से थोड़ा बजटिंग के अंदर ऊपर नीचे अगर टेम्परेरी तरीके से हुआ भी है, क्योंकि एक तरीका सरकार का होता है फाइनेंशियल का कि कितना बजट पास किया, तो उसको भी हम रिवाइज करके आपके रिवाइज एस्टीमेट के अंदर हर खर्चे को पूरा करने के लिए जब तैयार है। तो आप लोगों को क्या समस्या है? हमने कहा हमारे को तो कोई समस्या नहीं, ये तो आपके हुक्मरानों को है। आपने जिन लोगों को कुर्सियों पे बिठा रखा है वही 3-5 करते रहते हैं। शिक्षक सारे इस बात से कन्विंस हैं कि रेगुलर अपॉइंटमेंट्स अगर सुचारू रूप से चलते तो हमारी ये डिमांड भी कहां रहती थी। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे सब शिक्षक साथी जो इतने योग्य हैं,
अब ये अयोग्य शब्द का इस्तेमाल करना तो मुझे नहीं आता, आप उन साथियों को भी समझाएं कि ऐसे चीजों को कम से कम शेयर भी ना करें कि ये अयोग्य लोग लग गए, और ऐसा शेयरिंग नहीं करना, उनको आप ही समझा सकते हैं। भाई आपका प्रमोशन 4 बार हो सकता है तो इनका भी हो सकता है परमानेंट अपॉइंटमेंट, योग्यता इनमें भी तो पूरी है। आप इनका सम्मान करें, ये आपका सम्मान करें। पहले शिक्षक का सम्मान करना तो सीखे। शिक्षक का सम्मान करेगा तो समाज हमारा सम्मान करेगा। क्या सिर्फ हम टीचर डे के दिन जो है उसको राष्ट्र निर्माता कह करके छोड़ देंगे क्या? यहाँ आपस में हम सम्मान करने के लिए तैयार नहीं है। जो शिक्षक लग गया उसको अयोग्य ठहरा रहे हैं। भाई ऐसा काम मत करिए। हमने एक दूसरे का सम्मान करना तो समाज हमारा सम्मान करेगा, और फिर हम समाज को दिशा दे पाएंगे, क्योंकि तभी वो हमारी बात को सुनेगा। और जितने हमारे परमानेंट साथी होंगे, ये झूठा मूवमेंट बहुत स्ट्रांग होगा, और हम किसी भी प्राइवेटाइजेशन का विरोध कर सकते हैं। लेकिन मेरी एक बात और आपसे, जो लोगों को बीओजी से दिक्कत है, मुझे उससे भी ज्यादा दिक्कत है, और मैं उसमें बढ़ के एक बात कह रहा हूं। बीओजी का तो हम विरोध करने के लिए सक्षम है, उसको नहीं आने देंगे। वैसे गवर्निंग बॉडी और बीओजी मतलब शब्दों का खेल होता है, लेकिन गवर्निंग बॉडी के अंदर ये भी हमको सबको कंसेंसस बनाना चाहिए कि किसी भी पार्टी के पॉलिटिकल वर्कर्स की एंट्री बैन होनी चाहिए। अभी राजधानी कॉलेज के अंदर आम आदमी पार्टी के 5 नुमाइंदे क्यों आने चाहिए? छोड़ दीजिए ना एग्जीक्यूटिव काउंसिल के ऊपर। लेट द एग्जीक्यूटिव काउंसिल अपॉइंट दोस 5 पीपल फॉर द गवर्निंग बॉडी एंड 5 others. Let all the 10 be coming from the teaching community or from the professionals. Why social workers in the name of social worker are only political activists, and then trying to politicize the functioning of a college or institution's nature? क्या आवश्यकता है? क्यों इस बात को इंसिस्ट करते हैं? कल को इनका मॉडल देखते देखते मान लीजिए कि केंद्र की सरकार ने यूजीसी के माध्यम से ये कहना शुरू कर दिया कि भाई 5-5 हमारे भी ले लो। अगर दिल्ली सरकार के 5 चाहिए तो 5 हमारे भी ले लो। तो ये तो पॉलिटिकल अखाड़ा बन जाएगा। यहाँ तो रोज के रोज जो है आपस में झगड़े होने शुरू हो जाएंगे, उनकी राजनीति चलती रहेगी, सफर करेंगे स्टूडेंट और टीचर और कर्मचारी। हम ये नहीं चाहते। हम कहते हैं, उन साथियों से भी अपील करते हैं जो बहुत ज्यादा इस बात पे मतलब कि इंसिस्ट कर रहे हैं कि गवर्निंग बॉडी आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे जरूर आ जाने चाहिए। भाई आम आदमी पार्टी के लिए गवर्निंग बॉडी में नुमाइंदे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के आने चाहिए। चलिए ऐसा रिजॉल्व करके डिमांड करें और ऑर्डिनेंस बनवाते हैं गवर्निंग बॉडी का। तो गवर्निंग बॉडी का ऐसा ऑर्डिनेंस जिसके अंदर ऐसे किसी भी पॉलिटिकल आदमी का या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का कोई जगह ना हो, इसकी तैयारी करते हैं ना। एक कंसेंसस बनाते हैं, आपस में हमारी कंसेंसस हो जाएगी, चाहे वो एडी अब शायद एडीटीए हो गई, वो प्लस डीटीएफ प्लस एनडीटीएफ प्लस इंटेक सारे मिलकर के इसमें कंसेंसस बनाते हैं ना। ये लड़ाई शुरू करते हैं, तब तो समझ में आएगा कि आप बीओजी के विरोधी हैं। और अगर आप केवल जो है बीओजी कह के लोगों को डरा करके कॉन्ट्रैक्ट आ गया, 55 साल हो गया, ये हो गया, प्राइवेट हो गया, सब बिक जाएगा, ये कह करके केवल चुनावों में अपनी मतलब की भूमिका निभाना चाहते हैं और बाद में आप उसको कोई काम नहीं करना, तो फिर तो समस्या रहने वाली है। फिर तो बीओजी के ना होते हुए भी यूनिवर्सिटी के अंदर बीओजी का बाप ऑलरेडी प्रेजेंट है। ये बीओजी का बाप ही तो है जहां से आकर टोटल पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है। ऐसा कहते हैं जैसे कि दिखाते जैसे हम अपनी जेब से पैसा देते। अरे भाई पब्लिक फंड है, पब्लिक फंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके अंदर जो है कोई एबीसीडी अपने केंद्र की सरकार दिल्ली की थोड़ी पैसा दे रहा है। ये पब्लिक के लिए है, पब्लिक के द्वारा है। और तो इनका कोई संचालन करने के लिए कोई खास तरह का अवतार ही आकर के करेगा तो इसकी आवश्यकता नहीं है। आपको स्वायत्ता इस मामले में देनी है तो पूरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल को दीजिए ना, उसके माध्यम से देखते हैं आगे कैसे कैसे बढ़ती है। जैसे मैंने कहा, ये तो कुछ बातें मैंने आपके सामने आपके विचार के लिए, कंपैरिजन के लिए और अपनी सोच को आपके सामने साझा की। आने वाले फ्यूचर एजेंडा में हमारे पास सर्विस काउंट होना, ओपीएस के लिए लड़ाई करना हो, क्योंकि ओपीएस के अंदर कुछ बदलाव तो पुराने वाले एनपीएस में हुए हैं, लेकिन उतने से हमारा काम चलेगा नहीं। बदलाव थोड़े 2-3 हुए हैं, जैसा कि पहले 10% और 10% एम्प्लॉयर का शेयर था, 10 और 14 हो गया, एम्प्लॉयर का शेयर बढ़ा। तो हमको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 40% भी इंटरेस्ट से मिला, तो कम से कम हमारा जीपीएफ का काफी मेजर कंपोनेंट जैसे अभी मिलता है ओपीएस में मिल जाए। पहले ग्रेचुइटी का प्रावधान नहीं था एनपीएस में, अभी 2019 के बाद में ग्रेचुइटी भी हमारे एनपीएस में आ गई। अब फर्क कहां रह गया? 50% हमको बेसिक रेट का टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो हमारी सैलरी है उसका 50% पेंशन के लिए अपनी फैमिली के लिए चाहिए। हालांकि एक बदलाव और हुआ
कि अनफॉर्चुनेट कोई इंसिडेंट ऐसा हो जाए कि सर्विंग एम्प्लॉय की डेथ हो जाए एनपीएस वाले की, तो उसकी फैमिली को कम से कम उन्होंने ऐसा प्रावधान अपने यहाँ 2019 के बाद कर दिया है कि उसको फैमिली पेंशन ओपीएस के हिसाब से मिल जाए। तो कुछ बदलाव तो हुए, लेकिन इतने बदलावों से काम चलता नहीं। अभी हमारे को इसके अंदर ये बदलाव कराने के लिए कि 50% एश्योर्ड पेंशन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट फॉर माय ओन सस्टेनेंस एंड माय फैमिली सस्टेनेंस इज नीडेड, ये काम करने बाकी हैं। मुद्दे बहुत सारे हैं और आप लोग मतलब उनसे कोई अनभिज्ञ नहीं है। केवल क्या है कि इलेक्शन का समय है, अभी डूडा के अध्यक्ष के नाते तो मैं यहाँ नहीं आया, मैं तो एक कैंडिडेट के नाते यहाँ आया हूँ और उस कैंडिडेट के नाते उन मुद्दों को आपके सामने आपके एनालिसिस के रखना मतलब मेरा काम भी है, क्योंकि चुनाव के अंदर अगर नहीं रखेंगे तो कब रखेंगे। हालांकि बाद में तो मिलजुल के ही सबको काम करना, हमने तो 5 ही कैंडिडेट आए हैं, हमने कोई फुल स्टॉप डूटा नहीं बनाई। उनका मॉडल हम लोग रेप्लिकेट नहीं करते हैं कि कभी डुआडा बनवा दें, कभी यंग डूटा, क्योंकि यहाँ के कई साथी थे यंग डूटा इस कॉलेज के। अरे भाई वो यंग डूटा जो है ना ऐसे नहीं होता है, डूटा तो डूटा रहती है। डूटा के अंदर फुल स्टॉप लगाने का काम से हमारे आपस के अंदर जो है विघटन पैदा करने की कोशिश ना करें। और यहाँ के जितने हमारे, अरे नवल जी को बड़ा बड़ा प्रणाम, आप हमारे गुरुजी हैं, आप हमारे गुरुजी हैं, तो हमने कहा देखिए, तो हम लोगों का कहना ये है कि भाई इस तरह के काम मत करिए। अब इतनी पॉलिटिकल कंपल्शन किसी की हो सकती है क्या कि वहां बन गया आई डॉट एन डॉट डी डॉट आई डॉट ए डॉट है, इंडिया नहीं है वो, डोंट बी मिस्टेकन। पता नहीं कुछ लोग अभी उसमें बैठ करके न्यूज चैनल उसको इंडिया इंडिया, दैट इज नॉट इंडिया। वो डॉट लगाने के बाद में वो इंडिया नहीं बचता है ना जी। ऐसे ही डूटा में भी डॉट लगाने से वो डूटा नहीं बचता है, उसमें हरे फुल स्टॉप लगाने से। अरे भाई कमाल की बात है, हम लोग कमी से ही, हम में समझ थोड़ी कमी से ही, लेकिन एनडीटीएफ के बिना डूटा का कोई मायने नहीं है, चाहे हमारी संख्या कम किया जाता है। ऐसी डूटा को शिक्षक स्वीकार करने वाले नहीं है भाइयों। ये मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने ये परिकल्पना की है कि ऐसी डूटा बना लेंगे, एनडीटीएफ तो रहने वाला है। एक भी हमारा साथी जीता है और 4 भी जीते और 5 भी जीते। जब जब आपने जैसा समर्थन दिया है वैसे जीते हैं और जीतते भी रहेंगे और अपनी भूमिका निभाते भी रहेंगे। जब थर्ड अमेंडमेंट हुआ, डूटा में कोई और अध्यक्ष था, हम सबसे आगे थे। 2019 में आया, अब उस समय पे कुछ नेता उस दिन वहां से गायब थे, कहीं गए होंगे, कहीं बिजी और रहे होंगे, लेकिन हम लोग थे वहां पर और सबके साथ थे, सबके साथ रहे। और अध्यक्ष का हाथ, हालांकि वो बात अलग है कि उसने खुद पकड़ रखा था या मैंने उसको पकड़ रखा था, 3 घंटे तक छोड़ा नहीं। आप लोगों जो वहां होंगे यशवदीन गवाह, 3 घंटे तक राजीव भाई ने ना मेरा हाथ छोड़ा ना मैंने उसका छोड़ा। मतलब कारण कोई भी हो सकता है, किसने किसका पकड़ा इसकी डिबेट में नहीं जाते, लेकिन हम जो है वहां रहे और रहे भी और उसका समाधान भी हम सब ने मिलकर करा। हम भी मिले, हमने कहा ये जो त्यागी जी ने काम किया, और फिर त्यागी जी को भुगतना भी पड़ा उसको। मतलब अनफॉर्चुनेट है किसी वाइस चांसलर का किसी ऐसी बड़ी यूनिवर्सिटी से सस्पेंड हो जाने वाला। अब लोगों ने उस टाइम पे भी अपनी लीनिंग दिखाई कि नहीं त्यागी जी का सस्पेंड करना जो है ये नियमों के विरुद्ध है, ऐसा गलत काम नहीं होना चाहिए था वगैरह वगैरह। उनकी अपनी सोच है, क्योंकि ये पता भी चला कौन किसके साथ। आप लोगों के सामने बातें आई, क्योंकि ये जरूरी नहीं है ना कि कोई सरकार कोई किसी को व्यक्ति को नियुक्त करे तो अंदर उसके मन में क्या, हमें क्या मालूम रहता है जी। अच्छा वैसे भी हमारे लोग सिंपल हैं, इस मामले में ऐसी कई गलतियां कर देते हैं, तो ऐसी गलतियों को फिर भुगतना भी पड़ता है, हमको ज्यादा भुगतना पड़ता है, शिक्षकों को भी भुगतना पड़ा, लेकिन करेक्शन भी करना। अंत में एक बात, जैसे मैंने कहा कि आपका विद्यार्थी हूँ, आपको बताएंगे बात, तो एनडीटीएफ के लिए भी मैं बात कर रहा हूँ, एनडीटीएफ डूटा के लिए भी बात कह रहा हूँ कि सुझावों के माध्यम से जो सही सुझाव उनको सम्मिलित करते हुए ही हम आगे बढ़ने वाले हैं। हमने कभी भी अपनी विल या अपने मैं ही करेक्ट हूं वाली, मैंने अभी भी कहा हमारी फिलॉसफी है मैं भी हम भी, ही वाली नहीं। ये हमारी फिलॉसफी का और बाकी फिलॉसफी में फर्क है। तो हमारा ये है कि हम भी इस बात काम में जुटेंगे आपके साथ में और आपके सहयोग के साथ में, और आपके भी बातों को सम्मिलित करेंगे। ऐसा करके ही शायद आप सबके सहयोग से और इस समझ के साथ, नमस्कार सर, ऐसा होता भी रहा। और इसमें मैं तो भगवान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि 15 एग्जेक्टिव की मीटिंग हुई, 15 के 15 में जितने निर्णय हुए यूनानिमस, ये भी अपने आप में एक मतलब की अचीवमेंट तो है।
क्योंकि हमने सबके विचार को सम्मिलित कर लेना चाहिए, ऐसा मान के हम आगे बढ़ने वाले लोग। तो आप सबके सामने मैंने अपना एजेंडा भी रखा, बहुत सारी बातें और हैं, मैंने विस्तार में हो सकता है किसी के मन की बात ना कही हो, लेकिन अंत में एक बात मैं कहना चाहता हूँ, इस महाविद्यालय में जो प्रिंसिपल, जो गवर्निंग बॉडी सबका प्रमोशन करा सकता है, वो परमानेंट अपॉइंटमेंट भी करा सकता है, ऐसी हमारी समझ नहीं है कि प्रमोशन और सैलरी तो दे सकता है, मतलब गवर्निंग बॉडी के आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे हो या ना हो, या फिर जो है प्रिंसिपल पक्का हो या कच्चा हो, लेकिन परमानेंट अपॉइंटमेंट आते ही जो है ऐसे पेच लगाने शुरू कर दें कि नहीं हमारे आम आदमी पार्टी के 5 लोग नहीं आए इसलिए परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई गवर्निंग बॉडी इज गवर्निंग बॉडी, प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल। अब वो बात है अरेंजमेंट, क्योंकि जब हम शिक्षक को शिक्षक मानते हैं, चाहे वो परमानेंट हो या तो शिक्षक तो शिक्षक है ना, वो तो अरेंजमेंट है, हॉक तो अरेंजमेंट है, परमानेंट होना तो अरेंजमेंट है, टेम्पररी होना तो अरेंजमेंट है। ऐसे ही प्रिंसिपल के लिए भी कह ले हुए इतना थोड़ा सा अपना काम निकल जाएगा, हमारे लोग पक्के हो जाएंगे, तो ये बात हम यहाँ पर भी मान लेते हैं ना, प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल है, चाहे वो ऑफिशिएटिंग हो, एक्टिंग हो या पक्का लगा हुआ 5 साल की टर्म। पक्का तो कोई नहीं है बेचारा, 5 साल की टर्म के बाद पता नहीं दोबारा आएगा कि नहीं आएगा, और जिनकी पूरी हो गई उनका कोई भविष्य है भी कि नहीं। ठीक है, नहीं मैं किसी के बारे में थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ जिनके 5 हो गए भाई, इनको वैसे ही सोचना चाहिए कि मैं दूसरे साथी को मौका दूं। तो अपने को झूठा के माध्यम से किया कार्य है ये कि हमने 5 साल की टर्म रखनी है, तो खुद ही लोगों को चाहिए कि 5 साल के बाद कहेंगे भाई ठीक है अब दूसरा है। इतना भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अगर हम ही लोग जो हैं उन बातों को इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो फिर क्या फायदा है, फिर क्या तो झूठा मूवमेंट रही, और क्या तो हमारा विजन रहा, और क्या तो हमारा मिशन रहा। तो हमने उन सब बातों को बड़ा ध्यान से सोचना चाहिए, और हमारे अपने एक्ट ऐसा उदाहरण बनाना चाहिए अपने विद्यार्थियों के सामने, और मैं आपका विद्यार्थी हूं, हमारे सामने ऐसा कम से कम बनाना चाहिए उदाहरण कि विषम से विषम परिस्थिति में भी और आइडियलिज्म में भी हम ऐसा एग्जाम्पल पेश करें जिससे कि हमारे विद्यार्थी भी प्रेरित हो जाए, समाज के लोग भी प्रेरित हो। अब हम तो चिपके रहे कुर्सी से और बाकी लोगों को आइडियलिज्म पार्ट पढ़ाएं, तो कहां से बच्चे समझेंगे, कहां से हमारे जैसे विद्यार्थी सही शिक्षा ले पाएंगे, वो ले नहीं पाएंगे। तो हम लोगों को वही कार्य करने चाहिए, ऐसा कि एक तो उदाहरण दे विषम से विषम परिस्थिति और रिवर्स से रिवर्स बात हो रही हो तो भी कैसे लड़ करके कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाना, ऐसा उदाहरण अपने विद्यार्थी में रखना। एक दूसरा ये बात का भी ध्यान रखना कि जो टूटा के रिजॉल्व है उसके साथ में तो हम मिलके चले, वहां तो कोई फुल स्टॉप वगैरह लगाने से कोई। और फिर अंत में एक बात मैं कहूंगा कि भाई जिन ग्रुप के अभी अध्यक्ष पद के कोई उम्मीदवार नहीं, उनकी तो कोई पॉलिटिकल कंपल्शन नहीं। अरे महाराज कम से कम बूटा के नाम पे और एक शिक्षक आंदोलन के नाम पे सही निर्णय करें। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो सही निर्णय करेंगे। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि उनके मन बड़े साफ हैं। पॉलिटिकल होती है